मोनिक जनरल उसको वो चीज मिल जाती है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने साथियों से कहता है कि इस लड़की के साथ मजे करने के बाद इसको ठिकाने लगा देना और साथ ही इसके बाप और बाकी सभी लोगों को भी मार डालना। तो इस बात से सोवुल कैप्टन उसे कहता है कि ये क्या बकवास हो रही है, तुमने कहा था कि तुम हमें जिंदा छोड़ दोगे अगर मैं तुम्हें वो आइटम दे देता हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर ये क्या कर रहे हो। तो वो उसे कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला और मुझे यहाँ पर इतना वेट करवाया और हमारे कितने सारे लोग यहाँ पर मारे गए हैं, हम तुम्हें यहाँ पर इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं। और इसी के साथ ही वहाँ पर मास्टर जो होता है वो चिल्ला चिल्ला कर उसे कह रहे होते हैं कि नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, जो तुम्हें चाहिए था हमने तुम्हें दे दिया, अब तुम यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे, तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो, तुम एक इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो, तुम बिल्कुल भी एक इंसान नहीं हो, तुम्हें यहाँ पर डिवाइन पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो इसके साथ ही जनरल उसे कहता है कि मैं ही यहाँ पर पनिशमेंट हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि कोई मुझे यहाँ पर पनिशमेंट देने के लिए आएगा। और साथ ही उसे कहता है कि अब जबकि यहाँ पर मेरे लोग तुम्हारी बेटी को तुम्हारी आंखों के सामने नोचेंगे, वो एक एक करके उसके साथ यहाँ पर वो सब करेंगे जो तुम यहाँ पर खुद अपनी आंखों से देखोगे। और वो लड़की बेचारी वहां पर चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है कोई मेरी मदद को आओ, और वो उसके कपड़े फाड़ रहे होते हैं। जैसे वहां पर वो चिल्ला रही होती है कोई मेरी मदद को आओ, कोई मेरी मदद को आओ, तो इसी के साथ उन्हें पीछे से चिल्लाने की आवाज आती है। तो हमारे चीफ जो होते हैं ऊपर से जंप करते हुए नीचे उतर आते हैं और उन्हें गाली देते हैं और कहते हैं कि तुम घटिया लोग, तुम तो यहाँ पर जानवर से भी ज्यादा बदतर हो, तुम यहाँ पर एक मार्शल आर्टिस्ट अपने आप को कहते हो, लेकिन तुम एक मार्शल आर्टिस्ट होने के लायक नहीं हो, तुम लोग यहाँ पर ये कर क्या रहे हो, यहीं पर रुक जाओ वरना मेरी तलवार तुम सभी गर्दन काटेगी, तुम लोग यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, कम से कम किसी की फैमिली के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा सेकंड ब्रदर और साथ में मास्टर शिम दोनों काफी हैरान हो जाते हैं कि इसे अचानक से क्या हो गया, ये यहाँ पर नीचे क्यों उतर गया है। तो मास्टर यानी चीफ जो होता है वहां पर नीचे जाने के बाद उनसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के 10 हीरोज हैं और मैं यहाँ पर हीनान प्रोविंस में आया हूँ ताकि तुम सभी लोगों को बचा सकूं। और नीचे उतरने के बाद उन्हें अपने बारे में बताते हुए साथ ही अपना नाम चेंज करता है और कहता है कि मैं फ्लाइंग ड्रैगन सेक्टर से हूँ, यानी कि पहले वो 5 पीक माउंटेन का बताने वाला था। सेकंड ब्रदर कहता है कि क्या तुमने यहाँ पर इस बात को नोटिस किया। तो शिम उसे कहता है हाँ मैंने भी नोटिस किया, कितनी जल्दी उसने यहाँ पर जंप करते हुए भी अपनी आवाज को बदल लिया, यानी कि उसने यहाँ पर शुक्र है कि 5 पीक माउंटेन का नाम लेते लेते यहाँ पर फ्लाइंग ड्रैगन का नाम ले लिया। तो इसी के साथ ही जनरल जो होता है वो अपने साथियों से कहता है कि जाओ जाकर उसको मार डालो, और उसके सोल्जर्स होते हैं बड़ी तेजी के साथ चीफ को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। और चीफ कहता है क्या तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग मुझे मार सकते हो, तुम्हारे जैसे मिनियंस मुझे नहीं मार सकते। और वो अपनी तलवार को घुमाता है और उनमें से एक को मार डालता है, दूसरे दो जो होते हैं वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हैं और उसे मारने के लिए, लेकिन हमारा चीफ जो होता है उन दोनों को भी वहां पर मार डालता है और उनसे कहता है कि तुम्हारे जैसे कचरा लोग मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। तो वो लोग कहते हैं कि ये तो काफी ज्यादा बेहतर लगता है कि काफी स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स है जो यहाँ पर इनको बचाने के लिए आया है। तो वहीं से 3-4 और लोग भागते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि हम इस फाइट को और ज्यादा लंबा नहीं खींच सकते, हमें इस फाइट को जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। जनरल अपना काम पूरा कर चुके हैं, हमें यहाँ पर इन लोगों को मारना ही होगा। लेकिन इसी के साथ ही वहां पर ऊपर से एक बंदा तीर चलाता है और उनको वहीं पर रोक देता है। तो इस बात से वो लोग और भी हैरान होते हैं। तो हमारी चायोन जो होती है ऊपर से तीर चला रही होती है और उनसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा था कि हमारा चीफ यहाँ पर अकेला फाइट करेगा, उसने कहा नहीं कि हम लोग 10 हीरोज हैं, इसका मतलब यह है कि हम लोग 10 लोग हैं। और इसी के साथ ही हमारा सेकंड ब्रदर जो होता है वो कहता है कि मुझे पहले से पता था कि हमें भी यहाँ पर फाइट में उतरना ही पड़ेगा, अब जबकि हमारे चीफ ने फैसला कर ही लिया है फाइट करने का, तो फिर हम सभी लोग यहाँ पर पीछे क्यों रुके। तो वो सभी लोग भी यहाँ पर फाइट के लिए नीचे उतरना स्टार्ट करते हैं। तो वो लोग वहां पर नीचे की तरफ आ रहे होते हैं और साथ ही वहां पर आने से पहले सोबियोक से कहते हैं कि सोबियोक तुम यहीं पर रुकना, यहाँ पर रुककर चुलसान का ध्यान रखो, इसकी ब्लीडिंग को रोको, हम लोग अभी फाइट को खत्म करके आते हैं। और साथ ही सेकंड ब्रदर भी जंप करते हुए नीचे उतर जाता है। जब वो नीचे उतरता है तो चीफ उन सभी लोगों से कहता है कि मेरे भाइयों प्लीज मुझे माफ कर देना कि तुम सभी लोग यहाँ पर मेरी वजह से फाइट करने वाले हो, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है, हम सभी लोग मिलकर यहाँ पर इन कमीने लोगों को सबक सिखाएंगे। तो थर्ड ब्रदर जो होता है वहां पर सेकंड ब्रदर से कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, क्या हम लोग ठीक रहेंगे, क्या हम इनको हरा पाएंगे। तो सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि अब इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि वहां पर कितने लोग हैं, जबकि चीफ यहाँ पर खुद इस गंद के अंदर उतर ही चुका है, तो फिर हमें भी यहाँ पर उसके साथ उतरकर इन सभी लोगों को मारना ही होगा, यानी कि हमें अपने चीफ का साथ तो देना ही पड़ेगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, फैसला हो चुका है। और इसी के साथ ही वो सभी लोग वहां पर फाइट करना शुरू कर देते हैं। तो अब यहाँ पर 5 पीक माउंटेन बैंडर्स जो है वो भी नीचे उतर आते हैं और दूसरी तरफ से ब्लैक रोब मास्टर्स होते हैं जो कि उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और सभी लोग यहाँ पर अपनी फाइट कर रहे होते हैं। सेकंड ब्रदर जो होता है वो कहता है कि तुम सभी लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर इतनी आसानी से हमें मार पाओगे, तुमने चुलसान के साथ जो कुछ भी किया उसके बाद हमें यहाँ पर बदला भी लेना है। तो उनमें से एक उनसे कहता है कि तुम सभी लोग मरने के लिए यहाँ पर नीचे उतरे हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसे कमजोर लोग यहाँ पर हमें रोक पाएंगे। तो हमारा सेकंड ब्रदर वो भी इस बात को समझ रहा होता है कि ये लोग वाकई में काफी ज्यादा स्पेशल हैं। और इसी के साथ ही मास्टर
मास्टर शिम पीछे से निकलता है और आकर उस वाले को मारता है जो कि सेकंड ब्रदर के ऊपर अटैक करने वाला था। तो मास्टर शिम कहता है कि मैंने तुम लोगों से कहा नहीं था कि हमें यहाँ पर छुप कर रहना है, लेकिन तुम लोग यहाँ पर बीच में क्यों आ गए हो। ये सभी लोग तो यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और जहाज तौर पर इनके वो दो जनरल जो साइड के ऊपर खड़े हैं, अगर वो लोग इस फाइट का हिस्सा बनेंगे तो ये फाइट बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। लेकिन पता नहीं मैं यहाँ पर अपने आप को इस फाइट का हिस्सा क्यों बना रहा हूँ। तो सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि आज हम तुम्हारे पर भी भरोसा कर सकते हैं और तुम्हें भी यहाँ पर 10 ब्रदर्स में शामिल करना पड़ेगा। मास्टर शिम उनसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ये वक्त ऐसी बातें करने का है। फिलहाल के लिए यहाँ पर एक बैटल हो रही है और हमारे जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। हालांकि यहाँ पर जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग कम से कम 15 मिनट के लिए इनको रोक कर रख सकते हैं और उसके बाद तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर कौन आ जाएगा, फिर हम लोग यहाँ पर बच सकते हैं। अगर हम लोग 15 मिनट तक इनको रोक कर नहीं रख पाए तो फिर हम सभी लोग यहीं पर इस जगह के पर मरने वाले हैं। तो सभी लोग यहाँ पर अपनी अपनी फाइट कर रहे होते हैं। उनके पास एक तीरंदाज भी होता है जो कि दूर से उनके ऊपर एरोस के साथ अटैक कर रहा होता है। तो एक वॉरियर जो होता है उसकी तरफ देखता है और कहता है कि सबसे पहले उस आर्चर को मारो जो कि दूर से लॉन्ग रेंज अटैक कर रहा है। तो जैसे ही वो आर्चर उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है, इसी के साथ एक पीछे से निकलता है और उसके ऊपर अटैक करता है। जब वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है ताकि वो पीछे से आकर अटैक कर सके, तो चायोन पीछे से निकलती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम यहाँ पर हम ब्रदर्स को मार सकते हो, और वो पीछे से आकर उस वाले असैसिन को मार डालती है और साथ ही उसे कहती है कि ब्रदर अपने पीछे भी देखो, अगर तुम यहाँ पर अपने आसपास नहीं देखोगे तो तुम यहाँ पर मारे जाओगे। तो चायोन से कहता है कि चायोन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्या तुम मेरे आसपास रहकर यहाँ पर मुझे प्रोटेक्शन दोगी तब तक मैं उनके ऊपर लॉन्ग रेंज अटैक करता हूँ। तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर रुकूंगी, मैं तुम्हारी सुरक्षा का ध्यान रखती हूँ। दूसरी तरफ दिखाता है कि सोवुल चीफ की तरफ भी एक सोल्जर आगे बढ़ता है और कहता है कि सबसे पहले इन लोगों को तो मारूं, पहले यहाँ पर इन लोगों को मार डालते हैं ताकि हम लोग यहाँ पर इस मिशन को पूरा कर सकें। और जैसे ही वो आगे बढ़ रहा था इसी के साथ ही हमारा चीफ उसके रास्ते में आकर खड़ा आ जाता है और कहता है कि इन तक पहुंचने से पहले तुम्हें यहाँ पर मुझे मारना होगा, हम लोग यहाँ पर इस मर्चेंट ग्रुप के चीफ को बचाएंगे। तो हमारा चीफ वहां पर नीचे उतरने के बाद सोवुल चीफ से कहता है कि सोवुल चीफ मुझे यहाँ पर तुम्हें सही सही जवाब देना होगा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, अब जल्दी से बताओ कि तुम्हारे जो लोग यहाँ पर जिंदा बचे हुए हैं क्या उनमें कोई डॉक्टर है, क्योंकि हमारे चीफ को एक डॉक्टर चाहिए और इसी वजह से हमारा चीफ नीचे उतरा था। तो उसे वहां पर से एक डॉक्टर मिल जाता है और वहां पर फाइट चल रही होती है और इस फाइट के बीच बीच हमारे थर्ड ब्रदर को दिखाता है कि वो भी यहाँ पर फाइट कर रहा था, लेकिन वहीं पर एक सोल्जर आगे बढ़ता है, उसे पंच मारने लगता है। तो सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि इमदाद क्या तुम ठीक हो, तो पंच खाकर पीछे की तरफ गिरता है। सेकंड ब्रदर कहता है कि सिचुएशन काफी ज्यादा बुरी है, हम लोग यहाँ पर इनको जितना मारे उतने ज्यादा और निकल आते हैं, जहाँ पर इनके नाम इनका तो ये जो क्वांटिटी है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और इसी तरह अगर चलता रहा तो हम सभी लोग पहले से थक चुके और हम लोग यहाँ पर इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जबकि दूसरी तरफ से वो लोग सोच रहे होते हैं कि यार ये लोग कहां से आए हैं, ये लोग तो मॉन्स्टर्स की तरह स्ट्रांग हैं, यानी कि ये लोग यहाँ पर हमारे सामने काफी देर से टिक पा रहे हैं। तो सेकंड ब्रदर कहता है कि चीफ अब हम लोग यहाँ पर से क्या करेंगे। तो चीफ उनसे कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैंने तुम सभी लोगों को यहाँ पर इस फाइट में शामिल कर दिया, लेकिन मैं ये सब कुछ यहाँ पर अपने चुलसान के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि चुलसान जख्मी है और यहाँ पर इन चीफ के लोगों के पास यानी कि इस मर्चेंट ग्रुप के लोगों के पास एक डॉक्टर था, इसी वजह से मैं यहाँ पर इस फाइट का हिस्सा बना हूँ और मैंने डॉक्टर को इस वक्त चुलसान के पास भेज दिया हुआ है ताकि वो जाकर उसका इलाज कर सके। अब जबकि वो इसका इलाज कर रहा है तो हमें यहाँ पर इस फाइट को रैप अप करना होगा। तो यहीं पर से कुछ और लोग निकलते हैं और वो लोग बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए फिर से आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ रहे होते हैं तो वहां पर बीच में एक तलवार गिरती है। तो चीफ उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर मेरे साथियों के ऊपर अटैक करके उन्हें नहीं मार सकते जब तक मैं ग्रेट चीफ पुंग जोनचोंग यहाँ पर जिंदा हूँ। तो यहाँ पर हमारा ग्रेट पुंग जो होता है वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो चीफ होता है उसे कहता है कि जब तक मैं यहाँ पर तुम मेरे दोस्तों के ऊपर अटैक करके उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दूसरी तरफ से एक वॉरियर जो होता है वो आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि हमने कभी यहाँ पर तुम्हारा नाम नहीं सुना और ना ही हमें लगता है कि तुम इतने स्ट्रॉन्गर हो, देखते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो। दोनों वहां पर अपने अपने पंचेस को टकराते हैं। जैसे ही वहां पर दोनों के पंचेस टकराते हैं तो उसी के साथ दिखाता है कि वो जो लड़का होता है असैसिन, उसके हाथ के ऊपर जो मेटल के ग्लव्स उसने पहने होते हैं वो ग्लव्स भी वहां पर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और इस बात से वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और उसी के साथ चीफ उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है और वो असैसिन लड़का वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो ये देखने के बाद थर्ड ब्रदर कहता है कि देखो हमारे चीफ कितने ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। सेकंड ब्रदर कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि इतने सालों से वो ट्रेनिंग कर रहा है, इसी वजह से उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बेहतर है। तो मास्टर शिम कहता है कि मुझे तो लगा ही था कि यहाँ पर ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बेहतर है। अगर इस बंदे को मार्शल आर्ट सिखा दी जाती तो मुझे लगता है कि ये भी मेरी तरह या फिर मुझसे भी ज्यादा बेहतर बन सकता था। जिस तरह उसके पास मॉन्स्टर स्ट्रेंथ है, अगर वो मार्शल आर्ट्स को सीख लेता और यहाँ पर किसी टेक्निक को सीख लेता तो अभी तक यहाँ पर वो बहुत ज्यादा बेहतर और बहुत ही स्केरी पावरफुल इंसान बन चुका होता। तो इसी के साथ ही चीफ उन लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पर ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इन सोवुल ग्रुप के लोगों के पास डॉक्टर्स थे और वो डॉक्टर चुलसान का इलाज कर सकते हैं। मुझे पता है कि हम लोग यहाँ पर से आगे गुजर कर नहीं जा सकते, लेकिन वो डॉक्टर्स अगर चुलसान का इलाज करेंगे तो उसे यहाँ पर स्टेबल बना सकते हैं और उसके बाद हम लोग गाँव में जाकर उसका इलाज करवा सकते हैं। इसलिए प्लीज मैंने यहाँ पर तुम सभी लोगों को अपनी फाइट में जोंक दिया, इसलिए तुम सभी लोगों को यहाँ पर इस फाइट में मेरे साथ रहना होगा।
तब तक रहना होगा जब तक कि डॉक्टर जाकर चुलसान को ठीक नहीं कर देते, या फिर तब तक जब तक कि यहाँ पर जोखा वापस नहीं आ जाता। इसलिए प्लीज सभी लोग मुझे माफ कर देना, मैंने यहाँ पर तुम सभी लोगों की जान को दांव पर लगा दिया है, मेरी वजह से तुम सभी लोग यहाँ पर मर भी सकते हो। और साथ ही उनसे कहता है कि अब जबकि यहाँ पर मैं तुम सभी लोगों के सामने और हो सकता है कि हम लोग यहाँ पर मारे जाएं, तो मैं तुम्हें अपने पास के बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरे पास में मेरे गाँव में जहाँ पर से मैं हूँ वहाँ पर मेरी एक वाइफ और मेरे 2 बच्चे भी हैं। उस गाँव को मैं छोड़कर भागकर यहाँ पर आ गया। हालांकि बच्चों का फादर होने के बावजूद मैं यहाँ पर इस बात को अच्छी तरह से समझता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को खतरे में डाल रहा हूँ। तो ये बात सुनने के बाद सभी लोग उसे कहते हैं कि देखो, तो यहाँ पर हमारे चीफ को पहली बार यहाँ पर अपनी फैमिली के बारे में बता रहे हैं। इतने साल हो गए कभी तुमने अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया कि तुम्हारी फैमिली भी है, तुम्हारी वाइफ भी है और तुम्हारे बच्चे भी हैं। चीफ उन लोगों से कहता है कि मुझे पता है कि मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों से बहुत कुछ कह रहा हूँ कि तुम सभी लोग अपनी जान को दांव पर लगाओ, लेकिन क्या तुम लोग अपनी जान को दांव पर लगा सकते हो मेरे लिए, अपने लिए, जहाँ पर हम लोगों को ये करना ही पड़ेगा। सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि सीरियसली चीफ, क्या तुम यहाँ पर हमसे इस वक्त ये कह रहे हो? तुम यहाँ पर इतने कमाल के होम टाउन से और तुमने कभी यहाँ पर हमें इस बारे में बताया भी नहीं, तुम्हारी वाइफ भी और तुम्हारे बच्चे भी हैं, हमें तो यहाँ पर इस बारे में पता होना चाहिए था, तुमने कभी यहाँ पर हमें इस बारे में क्यों नहीं बताया? और हमें इस बात में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है कि तुमने यहाँ पर हमें फाइट के अंदर झोंक दिया जहाँ पर हम लोग मर भी सकते हैं, लेकिन हमें इस बात से ज़्यादा खुशी है कि तुमने अपने पास के बारे में बताया कि तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे बच्चे भी हैं। अब जबकि तुम्हारी फैमिली और बच्चे हैं तो फिर हम तुम्हें यहाँ पर इस जगह के ऊपर अकेले मरने कैसे दे सकते हैं? अगर मरने हैं तो फिर सभी लोग एक साथ मरेंगे और सभी लोग फिर से वहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो इसी के साथ ही हमारी चायोन जो होती है वो नीचे उतरती है और उसे कहते हैं कि मैं तो यहाँ पर यही कहने वाली थी कि तुम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले नहीं हो, क्या तुम लोग भूल गए हो कि यहाँ पर कौन आने वाला है? तो वो सभी लोग उसे कहते हैं कि हाँ, हम लोग बस यहाँ पर थोड़ी देर और अगर यहाँ पर फाइट को रोक कर रखे तो लगता है कि जोखा यहाँ पर पहुंच जाएगा, और जब जोखा यहाँ पर आ जाएगा तो हम सभी लोग बड़ी आसानी से इस फाइट को जीत जाएंगे। तो चीफ उनसे कहते तो फिर ठीक है, हम सभी लोग अपनी स्पिरिट्स को हाई रखते हैं और थोड़ी देर के लिए फाइट को और ड्रैग करते हैं, हमें बस इस फाइट को थोड़ी देर के लिए और रोक कर रखना होगा, हम लोग जरूर इस फाइट को जीतेंगे। और इसी के साथ वो सभी लोग फिर से वहां पर नए जोश के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ जनरल जो होता है वहां पर उस बंदे से कहता है क्या मुझे यहाँ पर इस सब को खुद साफ करना होगा, क्या ये काम भी मुझे साफ करना पड़ेगा? तो उसका साथी उसे कहता है नहीं नहीं चीफ, आपको ये करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं खुद जहाँ पर आगे बढ़ता हूँ, मैं जाता हूँ जाकर उन लोगों को सबक सिखा कर आता हूँ। लगता है कि इतने सालों से हम लोग हाइडिंग में थे, इसी वजह से दुनिया हमारे बारे में बोल चुकी है। तो इसी के साथ ही ब्लेड्स वाला सेशन जो होता है आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं जब जाकर इनको मारूंगा और एक दूसरे के चेहरे के ऊपर जब मुझे यहाँ पर वो कंडीशन दिखाई देगी जो डिस्पेयर होता है, यानी कि सभी लोग यहाँ पर उदास हो जाएंगे और उन्हें यहाँ पर मौत के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा, वो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होगा। तो जैसे वहां पर दिखाता है कि वो लोग फाइट कर रहे होते हैं, एक के ऊपर अटैक होता है तो दूसरा उसको बचाने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। तो मास्टर शिम होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि पता नहीं चीजें इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो गई, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये चीज जो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है और डेंजरस भी होती जा रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोग अभी तक अपने आप को संभाले हुए हैं। जबकि असैसिन्स जो होते हैं वो भी अपने आसपास देख रहे होते हैं और कहते हैं लगता है कि यहाँ पर हमारी पेट्रोल स्क्वाड यहाँ पर नहीं आने वाली। तो उनकी पेट्रोल स्क्वाड जो होती है उसके अंदर सारे के सारे एलीट वॉरियर्स और ये लोग यहाँ पर सोच रहे होते हैं कि पेट्रोल स्क्वाड के यहाँ पर आने तक हमें अपने आप को बचा कर रखना होगा, हम लोग यहाँ पर से वापस चले जाते हैं ताकि हम लोग यहाँ पर देख सके। और इसी के साथ दूसरा वॉरियर के पास आता है और उसे कहता है कि जिस बंदे को हमने उसे चेक करने के लिए भेजा था उसने आकर बताया कि पेट्रोल स्क्वाड के सभी सोल्जर्स मारे गए हैं, किसी ने उन सभी को मार दिया है। तो ये बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, हमारी पेट्रोल स्क्वाड के अंदर तो सारे के सारे एलीट वॉरियर्स थे, हम लोग तो उनके लेवल के बराबर नहीं है, लेकिन उन लोगों को वहां पर किसने मार दिया होगा? अगर उन सभी लोगों को मार दिया गया है तो हो सकता है कि यही लोग वहां पर से गुजर कर आए हों, यानी कि ये 10 लोग जो इस वक्त हमसे फाइट कर रहे हैं, जो लोग वहां पर से उन लोगों को मारकर यहाँ तक वापस आ गए हों। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? और इसी के साथ वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, जबकि इसी के साथ उनका लीडर उनके पास से गुजरता है और कहता है कि देखो तो तुम लोग यहाँ पर किस तरह से डर रहे हो, तुम लोग यहाँ पर ब्लैक शैडो कॉप से हो और इसके बावजूद तुम यहाँ पर डर कर खड़े हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर इस तरह का बिहेवियर सूट नहीं करता? तो वो लोग कहते हैं कैप्टन ऐसी बात नहीं है, लेकिन कैप्टन जो होता है वो उनसे कहता है कि जहाँ पर हमारे जनरल जो है ग्रैंड जेंटलमैन जनरल सामने खड़े हैं और सब कुछ देख रहे हैं और तुम लोग यहाँ पर इस तरह का बिहेवियर दिखा रहे हो, तुम लोग यहाँ पर डर कैसे दिखा सकते हो? अब तुम लोग खुद मेरे हाथ से मरोगे। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है और अपनी साथियों को मार डालता है। जो लोग वहां पर से डर के मारे पीछे की तरफ हटने के बारे में सोच रहे थे तो वो कहता है कि अब मेरी बारी है। सेकंड ब्रदर कहता है कि ये कैसे अपनी साथियों को क्यों मार डाला, लगता है कि ये लोग पागल हैं, देखो तो जरा ये अपनी साथियों को मार रहे हैं। तो चीफ उन लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर इस बात के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें यहाँ पर इस बंदे को मारकर यहाँ से निकलना होगा। चीफ बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है क्या इंसान की जान तुम्हारी नजर में कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं है जो तुम यहाँ पर उसको इस तरह से काट रहे हो? जबकि कैप्टन उसे कहता है कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हें मार डालूंगा जो कि इस टीम के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है तो फिर बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। और इसी के साथ वो चीफ के अटैक को अवॉइड करते ऊपर की तरफ जंप करता है, जबकि वहीं पर से एक तीर उड़ता हुआ सीधा उसकी तरफ आगे बढ़ता है। तो उस तीर को भी अवॉइड कर लेता है और कहता है मैं यहाँ पर सबसे कमजोर को पहले मारूंगा, यानी कि सबसे
सबसे पहले यहाँ पर उस तीर वाले को ही मारूंगा। और इसी के साथ चायोन पीछे से निकलती है और कहती है कि हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे, क्योंकि तुम जहाँ पर हमारे चीफ जहाँ पर किसी और को डायरेक्टली नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। इसी के साथ चायोन कहती है कि हम सभी लोग जहाँ पर मिलकर फाइट करेंगे और हम सभी लोगों के पास ज्यादा नंबर्स हैं। तो कैप्टन उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि नंबर्स तुम्हें बचा पाएंगे? तुम अभी तक जहाँ पर जिनसे फाइट कर रही थी वो तो 900 के सोल्जर्स थे, और अब जहाँ पर तुम उनके कैप्टन से फाइट कर रही हो। और जैसी चायोन उसके ऊपर अटैक करती है तो उसी के साथ ही कैप्टन अपने ब्लेड को घुमाकर उसके साथ टकराता है तो उसकी तलवार टूट जाती है। और चायोन इस बात से काफी हैरान होती है। तो वो उसे कहता है कि लड़की, हालांकि तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा ताकि बाद में तुम्हारा यूज किया जा सके। और वहीं पर से वो अपने अपने ब्लेड को छोड़ देता है और वहीं पर से उसे एक जबरदस्त पंच मारता है। वो चायोन के पेट में पंच मारता है ताकि वो बेहोश हो जाए। और दूसरी तरफ वो लड़का जो होता है, उसका सेकंड ब्रदर जो होता है, वहां पर अपने तीर को लोड करता है और उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वहीं पर से वो अपने ब्लेड को सामने की तरफ थ्रो करता है। तो जैसे ही कैप्टन अपने ब्लेड को सामने की तरफ थ्रो करता है तो उसी के साथ ही वो तीर अंदाज जो होता है वो भी बुरी तरह जख्मी हो जाता है। अब हमारा चीफ जो होता है फिर से पीछे से निकलता है, अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करता है। तो कैप्टन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट को मैं बाद में मारूंगा, लेकिन अगर तुम यहाँ पर अभी मरना चाहते हो तो चलो ठीक है, तुम्हें अभी यहाँ पर मार डालता हूँ। और इसी के साथ ही वो अपने ब्लेड को घुमाकर उसके ऊपर अटैक करता है। जब वो उसके ऊपर अटैक करता है सेकंड ब्रदर बीच में आ जाता है और आकर अपनी तलवार के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और सेकंड ब्रदर के साथ उसके बाकी के ब्रदर्स भी होते हैं, वो सभी लोग मिलकर अटैक करने वाले हैं। और कैप्टन से कहते हैं कि देखते हैं कि अब तुम यहाँ पर हमारे अटैक से कैसे बच पाते हो। तो उसी के साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन सेकंड ब्रदर के मुंह पर भी जबरदस्त किक पड़ती है जिससे वो पीछे की तरफ गिर जाता है। और साथ ही थर्ड ब्रदर की बॉडी के ऊपर भी एक कट लगता है और वो भी जख्मी होकर गिर जाता है। और इसी के साथ ही फिफ्थ ब्रदर के ऊपर भी वहां पर कट्स लगते हैं और वो भी ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो जहां पर अपने ब्लेड्स को लेकर आगे की तरफ बढ़ता है और रास्ते में आने वाले सभी ब्रदर्स के ऊपर अटैक कर रहा था और एक एक करके सभी ब्रदर्स जख्मी होकर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। और एंड के ऊपर सिर्फ चीफ बचता है। तो वो कहता है कि लगता है कि अब यहाँ पर चीजों को हमेशा के लिए खत्म करने का वक्त आ चुका है, तुम कमीने लोग तो कुछ ज्यादा ही कमजोर। और इसी के साथ चीफ चिल्लाकर कहता है कि ह्योंग डू इमडाल, क्या तुम लोग ठीक हो? लेकिन वो सभी लोग जख्मी होकर ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े होते हैं। और इसी के साथ ही वहाँ जो असैसिन होता है उनसे कहता है कि लगता है कि अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम ही बचे हो, तुम जहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो, तो तुम्हें यहाँ पर आखिर के ऊपर मारना था, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें आखिर के ऊपर ही मारूंगा। जबकि वहीं पर मास्टर शिव निकल कर आ जाते हैं और कहते हैं कि लगता है कि तुम अंधे हो, तुम्हें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, क्या तुम यहाँ पर देख नहीं पा रहे कि यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैं हूँ? और इसी के साथ ही उसे कहता है कि तुम यहाँ पर किसी और को स्ट्रॉन्गेस्ट कैसे कह सकते हो जबकि मैं यहाँ पर अभी तक जिंदा हूँ। और इसी के साथ ही मास्टर शिव वहाँ पर अपनी एनर्जी को भी रिलीज करते हैं और साथ ही वहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट्स दिखाते हैं। उसे कहते हैं मैं हीनान के 3 पावरफुल डीमंस में से एक हूँ, मेरा नाम शिन जैंगैक है, तो मैं तुम्हें यहाँ पर चैलेंज करता हूँ, आ रहा मुझसे फाइट करो। और इसी के साथ ही वो दोनों वहाँ पर फाइट करना स्टार्ट करते हैं और मास्टर शिव उसे काफी अच्छे से टक्कर दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो कैप्टन भी समझ जाता है कि वाकई में तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो, बाकी के सभी लोग तो यहाँ पर बिल्कुल बेकार है और तुम्हारा चीफ जो है वो तो तुमसे भी ज्यादा कमजोर है। तो मास्टर शिव उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अटैक्स को डॉज क्यों कर रहे हो, क्या तुम सिर्फ डॉज ही कर सकते हो? तो कैप्टन उसे कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ डॉज नहीं कर सकता, मैं तो बस यहाँ पर देखना चाहता था क्या तुम वाकई में यहाँ पर स्ट्रॉन्गर हो जो तुम यहाँ पर धावा कर रहे हो। और साथ ही वो अपनी ब्लेड्स को सामने की तरफ घुमाते हुए स्ट्राइक्स लगाता है और कहता है कि चलो दिखाओ कि तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो। लेकिन इसी के साथ ही जैसे वो अटैक करता है मास्टर शिव मुड़ते हुए पीछे जाकर पेड़ के साथ टकराते हैं। जब वो पेड़ के साथ टकराते हैं तो वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर कुछ और कर पाओगे, लेकिन क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? और इसी के साथ ही वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है चलो खैर यहाँ पर तुम बच तो गए, क्योंकि मैंने तो यहाँ पर अपने ब्लेड के साथ तुम्हारी बॉडी को 2 हिस्सों में काटने वाला था, लेकिन तुम यहाँ पर कम से कम इतने स्ट्रॉन्ग हो कि तुमने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया। और इसी के साथ ही जब वो उसके करीब पहुंचता है वहां पर जाने के बाद उसे कहता है अपने आसपास देखो, तुम्हारी फाइट खत्म हो चुकी है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम लोग अभी भी यहाँ पर फाइट कर सकते हो? तुम्हारे बाकी के सभी ब्रदर्स ग्राउंड के ऊपर जख्मी पड़े हैं, उनमें से कोई एक भी फाइट करने के लायक नहीं बचा, ना ही किसी के अंदर यहाँ पर फाइटिंग स्पिरिट बची है, तुम लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं है क्योंकि तुम सभी लोग अब यहाँ पर मरने वाले हो। अब बताओ कि क्या तुम लोग यहाँ पर इस बात के ऊपर पछता रहे हो कि तुम लोग ने नीचे उतरकर हमारा सामना क्यों किया जबकि तुम लोग यहाँ पर छुपकर बैठे रह सकते थे? तो मास्टर शिव आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और कहता है कि मैं यहाँ पर किस बात के भी पछताऊंगा, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ पर पछताने की जरूरत है? क्योंकि पछताना तो तुम्हें चाहिए जो तुमने यहाँ पर सभी ब्रदर्स को जख्मी कर दिया है। अगर यहाँ पर कोई इसके ब्रदर्स की इंसल्ट कर दे तो वो यहाँ पर उनको बुरी तरह से पीट देता है और तुमने तो यहाँ पर उसके ब्रदर्स को जख्मी कर दिया है। तो ये बात सुनने के बाद कैप्टन कहता है कि तुम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हो? तो मास्टर शिव वहां पर हंसना शुरू कर देते हैं और उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो यहाँ पर आने के बाद तुम सभी की बैंड बजाने वाला है। अब तुम्हें यहाँ पर खुद को देखना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागकर चले जाओ ताकि तुम अपनी जान बचा सको। तो ये बात सुनने के बाद कैप्टन से कहता है कि बकवास करो, तुम्हारा बकवास बंद करो, तुम्हारे जैसे कमजोर लोग यहाँ पर मुझे धमकी देने के लायक नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि अभी मैं यहाँ पर तुम्हारी बात मानूंगा कि अभी तुम में से कोई एक स्ट्रॉन्गर है जो कि यहाँ पर आकर मुझे हरा सकता है? लेकिन साथ ही वहां पर उसे एक जबरदस्त प्रेशर महसूस होता है
जब उसे प्रेशर महसूस होता है और साथ उसे किलिंग इंटेंट महसूस होता है तो वो कहता है कि ये क्या है, ये प्रेशर कहाँ से निकल रहा है, ये कौन है, किसकी एनर्जी है। तो मास्टर शिमू से कहते हैं कि अब मैं यहाँ पर तुम्हें एक बात की गारंटी तो देता हूँ कि तुम यहीं पर आज इसी जगह के पर मरने वाले हो, क्योंकि तुमने यहाँ पर उसके ब्रदर्स को बुरी तरह जख्मी किया है, जो कि उसे बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होगा। तो इसी के साथ ही जोखा को दिखाता है कि वो पेड़ के ऊपर आकर खड़ा होता है और अपने डेडली एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। तो जैसे देखकर वो कहता है कि ये क्या यहाँ पर एक बच्चा है, क्या तुम लोग यहाँ पर इस बच्चे के दम पर इतना ज्यादा फुदक रहे थे, यही बच्चा है जिसकी वजह से तुम यहाँ पर मुझे ये कह रहे थे कि ये बच्चा आकर यहाँ पर मुझे मार डालेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसके ब्रदर्स को नुकसान पहुंचाया। तो सभी लोग वहाँ पर उसे कहते हैं फाइनली जोखा तुम यहाँ पर आएंगे। सभी लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि लगता है कि फाइनली अब यहाँ पर फाइट जीतने का वक्त आ चुका है, अगर जोखा यहाँ पर टाइम पर नहीं आता तो हम सभी लोग तो यहाँ पर मर चुके होते। जबकि सेकंड ब्रदर जो होता है वो कहता है कि जरा इसकी तरफ देखो तो सही, ये कितने ज्यादा गुस्से में लग रहा है, लेकिन क्या ये यहाँ पर इन लोगों को हरा पाएगा, क्योंकि ये लोग भी काफी ज्यादा अजीब है, इनकी मार्शल आर्ट्स काफी ज्यादा अजीब है और इनकी टेक्निक्स भी बहुत ज्यादा अलग है। तो इसी के साथ ही वहाँ पर 12 डीमन जनरल जो होता है वो भी वहाँ पर साइड के ऊपर खड़ा होता है। डीमन जनरल कहता है कि ये सिचुएशन काफी ज्यादा होपलेस हो चुकी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सभी लोग कुछ ज्यादा रिलैक्स्ड हो गए हैं। इन सभी लोगों के पास पहले यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं था, सभी लोग बुरी तरह से मार खा रहे थे, लेकिन जैसे ये बच्चा यहाँ पर आया तो सभी लोगों के अंदर एक नया जोश आ गया है। ऐसे लगता है कि लोग इस बच्चे के ऊपर कुछ ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन क्या ये बच्चा इनको इस फाइट को जिता पाएगा। ये बच्चा तो कुछ ज्यादा यंग है, लेकिन इसके बावजूद इसे देखकर ही पता चल रहा है कि इस लड़के के पास काफी सारी डिसेंट मार्शल आर्ट्स हो सकती हैं और यहाँ पर हमें टक्कर दे सकता है। तो दूसरी तरफ से कैप्टन कहता है कि तो तुम लोग यहाँ पर हम लोग उसे पंगा लेना चाहते हो, तुम्हें लगता है कि तुम लोग यहाँ पर एक बच्चे की वजह से हम सभी लोगों को हरा पाओगे, एक बच्चा यहाँ पर हमें नहीं मार सकता। इसी के साथ ही वो अपने बारे में बताता है कि उसका नाम डार्क सोल असैसिन है, डार्क सोल असैसिन जो कि 12 डिमोनिक वॉरियर्स में से एक है। जैसे वो यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देता है, इसी के साथ ही हमारा जोखा जो होता है ऊपर से जंप करते हुए नीचे उतर आता है। तुम्हारा शो नीचे उतरने के बाद से कहता है कि क्या तुमने यहाँ पर मेरी फैमिली को हर्ट किया है, जल्दी से बताओ क्या तुमने मेरी फैमिली को हर्ट किया। मैं यहाँ पर तुमसे एक ही बार पूछूंगा, दोबारा नहीं पूछूंगा। जबकि इसी के साथ ही वहाँ पर डार्क सोल असैसिन जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बच्चे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे सामने खड़े होकर इस तरह एरोगेंटली बात करने की, लगता है कि यहाँ पर तुम मरना चाहते हो। और इसी के साथ ही वो अपना ब्लेड घुमाकर उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है कि तुम्हें सबक सिखाने का वक्त है। और जैसे ही वो अटैक करता है तुम्हारा जोखा उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है, उसका बाजू पकड़कर उसके बाजू के ऊपर अपना पंच मारता है, जिसकी वजह से उसके बाजू के अंदर हड्डियां टूट जाती हैं। और साथ ही जोखा उसके मुंह पर जबरदस्त पंच मारता है। जब वहां पर उसके मुंह पर पंच पड़ता है तो कैप्टन के मुंह से ब्लीडिंग होती है और वो बेचारा उड़ता हुआ पीछे जाकर गिरता है। और साथ ही वो सोच रहा था कि यहाँ पर अभी भी हुआ क्या, यहाँ पर जनरल मुझे देखने और जनरल के सामने में यहाँ पर इतनी बुरी हालत में मार खा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और वहीं पर से वो अपने आप को संभालता और कहता है तुमने यहाँ पर मुझे बाई सरप्राइज पकड़ लिया, यानी कि मुझे यहाँ पर इस बात में बिल्कुल पता नहीं था कि तुम ये सब कुछ कर सकते हो, लेकिन अब तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे। और जैसे वो पीछे हटता है तो जनरल उसे कहता है कि उस लड़के को अंडर एस्टिमेट मत करना, ये लड़का स्ट्रॉन्गर लगता है। तो वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और कहता है जी सर मैं इसे अब अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा। और वो जोखा के करीब पहुंचकर अपनी तलवार उठाकर जैसे अटैक करने लगता है, हमारा जोखा भी वहां पर से अपनी तलवार को उठाता है और उसे कहता है कि अब जबकि तुमने मेरी फैमिली को हर्ट किया तो फिर तुम्हें इसकी प्राइस भी चुकानी पड़ेगी, यानी कि अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। एक तरफ से कैप्टन आके पड़ रहा होता है और उसे कह रहा था कि मैं यहाँ पर 12 डिमोनिक वॉरियर्स में से एक हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से यहाँ पर मर सकता हूँ, जबकि यहाँ पर हमारे 9 ग्रेट सेक्टर्स के एक एल्डर्स के बराबर मेरी पावर लेवल्स हैं। ऐसे ही कैप्टन वहां पर अपने ब्लेड को घुमाकर सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है तो जोखा भी स्ट्राइक लगाता है और उसके हाथ से उसका ब्लेड छूट जाता है। और कैप्टन के हाथ से जब ब्लेड छूट जाता है तो समझ आ जाते हैं कि वो यहाँ पर मरने वाला है। तो हमारा जोखा उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर क्या लगता है कि तुम मेरे हाथ से नहीं मर सकते, लेकिन तुम्हारे जैसे कमीने लोग मेरे जैसे लोगों के हाथ से ही मरते हो। और इसी के साथ ही वहां पर उसके ऊपर अटैक करता है। जब उसके ऊपर अटैक करता है तो कैप्टन जो होता है पीछे की तरफ गिर रहा था, लेकिन इसी के साथ ही जनरल पीछे से निकल आता है और उसे कहता है कि तुम इससे फाइट करके इसको हरा नहीं पाओगे, तुम साइड के ऊपर हटो। और इसी के साथ ही वहीं पर से उठाकर साइड के ऊपर उसे पटक देता है, यानी कि वो अपने डिमोनिक जनरल को साइड के ऊपर यानी कि वो अपने कैप्टन को साइड के ऊपर कर देता है और साथ ही अपना बॉम्ब निकालता है। जबकि हमारा जोखा उसे कहता है अब तुम कौन हो। और इसी के साथ ही वो जो होता है वहां पर से अपना बॉम्ब निकालकर सामने की तरफ करता है और उसके सामने अपनी स्ट्रेंथ को रिलीज करता है। तो जोखा और वो दोनों वहां पर अपने अपने वेपन्स को टकराते हैं। जब वो अपने वेपन्स को टकराते हैं तो उसी के साथ ही दिखाता है वहां पर बहुत ही पावरफुल प्रेशर निकलता है। बाकी के सभी लोग जो होते हैं अपने आप को उस प्रेशर से बचा रहे होते हैं और कहते हैं देखो तो यहाँ पर कितनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकल रही है। तो मास्टर शिम कहते हैं कि मुझे इतना तो पता है कि ये लड़का स्ट्रॉन्ग है, लेकिन दूसरी तरफ से वो बंदा जब वो अजीब टेक्निक्स को यूज करता है, मुझे लगता है कि जोखा उसे रोक तो पाएगा, लेकिन क्या वाकई में वहां पर उसकी अजीब टेक्निक्स के सामने वो टिक पाएगा या नहीं। तो डिमोनिक जनरल को दिखाता है कि वो भी हमारे जोखा के प्रेशर की वजह से काफी दूर तक पीछे की तरफ घसीटता हुआ जाता है और इस बात से वो काफी हैरान होता है और कहता है कि मैं डिमोनिक जनरल, इस लड़के ने मुझे यहाँ पर पुश बैक कर दिया, ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। और इसी के साथ ही हमारा जोखा जो होता है ऊपर की तरफ जंप करता है अपनी तलवार लेकर अटैक करने के लिए। तो क्या जनरल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, ऊपर की तरफ जंप करता है
अपनी तलवार लेकर जनरल के ऊपर अटैक करता है और उसे कहता है कि अब तुम यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से मार खाने वाले हो क्योंकि तुमने मेरे साथियों के ऊपर अटैक क्यों किया। और इसी के साथ ही वो सोच रहा होता है कि ये लड़का तो काफी ज्यादा पावरफुल है और मुझे इसकी स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज करते हुए यहाँ पर एक स्पेशल अटैक को यूज करना पड़ेगा। और डीमन जनरल जो होता है ऊपर की तरफ जंप करता है और साथ ही यहाँ पर अपनी कमर के ऊपर अपनी शैडो सोल डिस्ट्रक्शन डिमोनिक कार्ड दिखाता हूँ और साथ ही वहां पर अपनी टेक्निक्स को यूज करते हुए वहां पर 2 बड़े बॉम्ब्स को ग्राउंड के ऊपर फेंकता है जो कि ग्राउंड के अंदर आकर दस जाते हैं। तो वहां जोका भी इस बात से काफी हैरान होता है, कहता है कि ये क्या तुमने मिस कर दिया, क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसने यहाँ पर मिस कर दिया। दोनों बॉम्ब जो होते हैं वो साइड के ऊपर ग्राउंड के ऊपर गिरते हैं, लेकिन इसी के साथ उन दोनों बॉम्ब्स के अंदर से धुआं निकलना शुरू हो जाता है और वो धुआं जो होता है वहां पर फैलना शुरू हो जाता है। तो मास्टर शिम ये देखने के बाद चिल्लाकर कहता है जोका जल्दी से वहां पर से हटो, तुम्हें जल्दी से उस जगह से निकलना होगा, अगर तुम वहां पर जुए के अंदर ट्रैप हो गए तो तुम निकल नहीं पाओगे। जबकि इसी के साथ ही जनरल उसे कहता है कि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, ये पहले यहाँ पर मेरे इस अटैक के अंदर पूरी तरह से कंट्रोल में आ चुका है। और साथ ही वहां पर से धुआं निकलता है, वो धुआं जो होता है आसपास एक स्फीयर बनाना शुरू कर देता है, यानी कि वो जोखा के आसपास वहां पर फैलना शुरू हो जाता है और जोखा जो होता है उस स्फीयर के अंदर ट्रैप होने लगा है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि वहां पर जो कैप्टन होता है वो भी सोच रहा होता है कि अब जबकि इस लड़के ने यहाँ पर जनरल के साथ फाइट मोल लिया तो ये लड़का मरने वाला है, क्योंकि अब इसके बचने के चांसेस 0 हैं। कोई भी इस टेक्निक को देखने के बाद जिंदा नहीं बच पाता, क्योंकि ये टेक्निक अब तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे अजीब टेक्निक है। यहाँ पास जूम आउट सीन दिखाते हैं जिसमें दिखाते हैं कि वहां जोका जो होता है एक बड़े से एनर्जी स्फीयर के अंदर पूरी तरह से ट्रैप हो चुका होता है। एक बड़ा सा एनर्जी का गोला बनता है और वहां जोका उसके अंदर ट्रैप हो गया है। तो इसी के साथ ही वहां पर जोका के अंदर का सीन दिखाता है कि वहां जोका जो होता है उसके अंदर ऐसे लगता है जैसे कि उसके अंदर पानी के अंदर डूब रहा हो और उसके लिए वहां पर सांस लेना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है, क्योंकि वो एनर्जी स्फीयर जो होता है उसे पूरी तरह से वहां पर उसकी सांस बंद कर रहा होता है। तो वहां जोका कहता है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी बॉडी बहुत ज्यादा हैवी हो गई, मुझे ऐसे लगता है जैसे कि मैं किसी दलदल के अंदर गिर गया हूं, ना तो मैं ठीक से तैर पा रहा हूं ना मैं यहाँ पर ठीक से सांस ले पा रहा हूं। लेकिन असल में वहां पर दलदल वगैरह कुछ नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन टेक्निक होती है। तो हमारा जोखा जो होता है वहीं पर से अपनी टेक्निक को अपनी तलवार को घुमाकर सामने की तरफ स्ट्राइक लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी स्ट्रेंथ को रिलीज नहीं कर पा रहा था। वो कहता है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ को ठीक से रिलीज नहीं कर पा रहा, ना ही मैं इस चीज से बाहर निकल पा रहा हूं। और यहाँ पर ग्रैंड डीमन जनरल वोंग जाइगवी के बारे में बताया जाता है कि आखिर एक डीमन जनरल बना कैसे। तो इसी के साथ ही वहां पर उसके बारे में बताया जाता है कि कभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक काम शैडो सोल्जर हुआ करता था जो कि अपनी स्पेशल शैडो सोल डिस्ट्रक्शन डिमोनिक कार्ड को यूज करता था और उस वक्त भी यहाँ पर जंग में कोई इसकी इस टेक्निक का मुकाबला नहीं कर सकता था। एक बार इसने अपनी इस टेक्निक के अंदर किसी को ट्रैप कर लिया तो कोई भी इसकी टेक्निक के अंदर से बाहर नहीं निकल सकता। और उसके बाद 12 डिमोनिक वॉरियर्स में प्रमोट कर दिया गया। जब ये 12 डिमोनिक वॉरियर्स में प्रमोट हुआ तो उसके बाद इसके सामने कोई भी टिक नहीं सकता था और आहिस्ता आहिस्ता इसकी पावर लेवल इतनी बढ़ती गई और इसने अपनी टेक्निक को इतना बेहतर बना लिया कि अब यहाँ पर हमारे जनरल्स में आ चुका है। ये अभी तक हमारे यहाँ पर 6 जनरल्स हैं, 6 डिमन जनरल्स, उन 6 डिमन जनरल्स में शामिल है। और जोन जोखा इस वक्त जिस टेक्निक के अंदर ट्रैप हो चुका है वो उस टेक्निक से कभी निकल नहीं पाएगा। तुम्हारा जोन जो होता है वहां पर से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके लिए वहां से निकलना इम्पॉसिबल हो गया है, क्योंकि वो इस तरह की सिचुएशन में पहले कभी भी ट्रैप नहीं हुआ और ऐसे लगता है कि अब वो यहाँ पर इस जगह से निकल नहीं पाएगा। लेकिन साथ ही वो सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, मेरी स्ट्रेंथ आहिस्ता आहिस्ता मेरा साथ छोड़ती जा रही है, अगर इस तरह चलता रहा तो मेरा दम घुट जाएगा और मैं यहीं पर मारा जाऊंगा। तुम्हारा जोखा जैसे वहां पर अपनी आंखें बंद करता है, इसी के साथ इसे सेठ चुंजी की बात याद आती है। सेठ चुंजी से बात करते वक्त एक बार उन्होंने यहाँ पर कहा था हमारे म्यूजियम के अंदर बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्निक्स है, बहुत सारे मार्शल मास्टर्स हैं जो कि अजीबोगरीब टेक्निक्स को यूज करते हैं, लेकिन उन टेक्निक्स को तुम्हारे लिए काउंटर करना काफी ज्यादा आसान है, क्योंकि सारी की सारी फिजिकल टेक्निक होने वाली और फिजिकल स्ट्रेंथ के मुकाबले में तुम यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर और बेहतर हो। लेकिन तुम्हें यहाँ पर सबसे ज्यादा दिक्कत इस चीज से होने वाली है जिसमें यहाँ पर सोसरी को यूज किया जाता है। तुम्हारा जोखा उनसे कहता है कि स्टडी करना बहुत ज्यादा बोरिंग है, लेकिन मुझे बताएं कि सोसरी क्या होती है, मुझे यहाँ पर उसके बारे में नहीं पता। तो वो उसे कहता है कि सोसरी होती है वो लोग जो कि मैजिक को यूज करते हैं, उन्हें सोसरर्स कहा जाता है, जो कि मैजिकल टेक्निक्स को यूज करते हैं। ऐसी मैजिकल टेक्निक्स जिनमें एक बार तुम ट्रैप हो गए तो एक इल्यूजन टेक्निक की तरह होती है, जो होती भी और नहीं भी होती, लेकिन उनके अंदर से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि वो तुम्हारे दिमाग के साथ खेलती हैं। तो हमारा जोन उनसे कहता है तो अगर मैं कभी यहाँ पर इस तरह की टेक्निक में फंस जाता हूँ तो फिर बताएं कि मैं इस तरह की टेक्निक को कैसे डिस्ट्रॉय करूंगा। तो मास्टर सेठ चुंजी से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर अगर इस तरह की टेक्निक के अंदर फंस जाते हो तो इस टेक्निक को डिस्ट्रॉय करना बहुत ज्यादा आसान होता है, लेकिन उसके लिए एडवांस प्रिपरेशंस की जरूरत पड़ती है। यानी जो टेक्निक को परफॉर्म कर रहा है वो पहले यहाँ पर कोई ना कोई तैयारी जरूर करता है, यानी कि जो भी यहाँ पर मैजिक को परफॉर्म करेगा उसके लिए उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और तुम्हें यहाँ पर यह देखना होगा कि उसने अटैक करने से पहले क्या किया था। अगर तुम उस चीज को डिस्ट्रॉय कर देते हो तो फिर तुम यहाँ पर उस टेक्निक के अंदर से बड़ी आसानी से निकल सकते हो, उसके स्पेल को तोड़ सकते हो। तुम्हारा जोन सोच रहा होता है कि अब मुझे यहाँ पर यह सोचना होगा कि इस टेक्निक को रिलीज करने से पहले उसने क्या किया था, यानी कि इसकी क्या उसने तैयारी की थी। अगर सेठ चुंजी ने मुझे जो भी बताया था वो सच है तो फिर मैं यहाँ पर इस टेक्निक को जिस चीज से बनाया गया है मैं उस चीज की बेस को
हिलाकर इस टेक्निक से अपने आप को निकाल सकता हूँ। योका इसी के साथ ही याद करता है कि इस टेक्निक को रिलीज करने से पहले उस बंदे ने, उस जनरल ने मेरे आसपास 4 बॉम्ब्स फेंके थे। वो ग्राउंड के अंदर आकर धंस गए थे और उनके अंदर से धुआं निकलना शुरू हुआ था। उन्होंने मुझे हिट नहीं किया था, मुझे लगा कि उसने मिस कर दिया, लेकिन मुझे लगता है कि वही उसकी तैयारी थी, उसने यहीं पर इसकी बेस बनाई थी। तो अगर मैं यहाँ पर इस चीज को यहाँ पर यानी कि जो बॉम्ब ग्राउंड के ऊपर धंसे हुए हैं सभी को हिला देता हूँ, यानी इसको यहाँ पर से नीचे गिरा देता हूँ, तो फिर इसका मतलब यह है कि ये जो टेक्निक है मैं इससे आजाद हो जाऊंगा। और उसके लिए मुझे यहाँ पर पूरे ग्राउंड को शेक करना होगा और उसके लिए मुझे ग्राउंड के ऊपर अटैक करना पड़ेगा, तभी मैं यहाँ पर पूरे ग्राउंड को शेक कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि जो कुछ भी मैं यहाँ पर फेस कर रहा हूँ वो सब कुछ उसी की वजह से है। तो हमारा जोन जो होता है वहाँ पर सोच रहा होता है कि मैं अपनी आखिरी स्ट्रेंथ को, बची कुछ स्ट्रेंथ को यहाँ पर यूज करने वाला हूँ और अपने हाथ को सामने की तरफ करता है, अपनी तलवार को पकड़ता है, साथ ही अपनी 9 ह्यूमन स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करते हुए सामने की तरफ यानी ग्राउंड के ऊपर एक स्ट्राइक लगाने लगा। उसे पता नहीं है कि ग्राउंड किस तरफ है, क्योंकि वो एक स्फीयर के अंदर ट्रैप है जहाँ पर उसे डायरेक्शन का कोई आइडिया नहीं है। तो इसी के साथ ही हमारा जोन जो होता है अपनी तलवार को उठाकर एक स्ट्राइक लगाता है। जबकि बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारे जोखा के साथी जो होते हैं काफी परेशान हो रहे होते हैं कि क्या जोखा इस टेक्निक के अंदर से बाहर निकल पाएगा। और चीफ भी वहां पर चिल्ला चिल्ला कर उसे कह रहा था कि जोखा जोखा क्या तुम ठीक हो। और उसके बाकी के ब्रदर्स भी काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि ये टेक्निक बहुत ज्यादा अजीब है। जोखा नॉर्मल में इस बंदे से फाइट तो कर सकता है अपनी स्ट्रेंथ की बेस के ऊपर, लेकिन इस तरह की टेक्निक का सामना उसने पहले कभी नहीं किया। जब किसी के साथ ही वहां पर जनरल उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पर इस जगह पर यानी झांगू में आने से पहले ये सोचना चाहिए, तो तुम लोगों ने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। झांगू एक बहुत ही खास प्लेस है, मैंने यहाँ पर इस तरह के बच्चे नहीं देखे जो कि इस तरह के पावरफुल बच्चे हों। इस बच्चे की उम्र तो 20 साल से भी कम हो गई, लेकिन इसके बावजूद ये काफी ज्यादा स्पेशल था। दूसरी तरफ कैप्टन जो होता है उसे कहता है कि सर मुझे इस बात की बहुत ज्यादा शर्मिंदगी है कि मैं आपके सामने यहाँ पर इतनी बुरी तरह से मात खाया हूँ। और साथ ही वो कहता है कि सर अब जबकि हम लोगों ने यहाँ पर अपने मिशन को पूरा कर दिया है, तो फिर मैं जाकर उन लोगों को मार डालता और इस मिशन को खत्म करते हैं, यहाँ पर से निकलते हैं। बाकी का सारा काम मैं खुद संभाल लूंगा, आपको मेरे लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसलिए प्लीज यहाँ पर मुझे उन लोगों को मारने दे। तो डीमन जनरल उसे कहता है ठीक है, जाओ जाकर उन मर्चेंट ग्रुप के और बाकी के सभी लोगों को मार डालो, इस मिशन को खत्म करते हैं और यहाँ पर से निकलते हैं। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर अजीब सा अर्थक्वेक महसूस होता है। वो कहता है ग्राउंड हिल क्यों रहा है, क्योंकि हमारा जोखा जो होता है वहां पर अटैक करता है ग्राउंड के ऊपर। तो इसी के साथ उसने जो बॉम्ब वहां पर ग्राउंड के अंदर दंसाए थे वो बॉम्ब जो होते हैं उनमें से एक बॉम्ब गिर जाता है और जैसे वो बॉम्ब वहां पर गिरता है इसी के साथ ही जोखा जो होता है वहां पर उस स्फीयर के अंदर से आजाद हो जाता है। वहां पर जबरदस्त लाइट निकलती है और लाइट निकलने के साथ एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, इसी के साथ वो स्फीयर वहां पर फट जाता है। कैप्टन इस बात से काफी हैरान होता है। मास्टर शिम कहते हैं कि सीरियसली मैंने इस तरह की मॉन्स्ट्रोसिटी को पहले भी फेस किया और अब यहाँ पर इन लोगों की नानी इनको याद आने वाली है, यानी कि जोखा इनको बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाला है। तुम्हारा जोखा जो होता है वहां पर स्फीयर के अंदर से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद कहता है कि तुम्हारी टेक्निक ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। जबकि डीमन जनरल जो होता है और उसके साथ साथ कैप्टन जो होते हैं वो दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि सोल शैडो डिस्ट्रक्शन डेमोनिक कार्ड जो है वो एक बहुत ही पावरफुल आर्ट है, अभी तक कोई इस टेक्निक को तोड़ नहीं पाया, इस लड़के ने इस टेक्निक को तोड़ दिया। इसका मतलब यह है कि ये लड़का एक इंसान नहीं है और हम सभी लोग यहाँ पर बुरी तरह से मार खाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 45 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कब आगे क्या होने वाला है।